जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब कि ऐसी प्रोसेस जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करती है और हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो हमारी बॉडी में 4 मेन लाइफ प्रोसेस होती हैं, जो कि है न्यूट्रिशन मतलब खाना बनाना, रेस्पिरेशन मतलब कि सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब बॉडी में सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, और एक्सक्रेशन मतलब कि बॉडी से वेस्ट का बाहर निकलना। तो हमारे ये जो चैप्टर है वो इन्हीं चारों लाइफ प्रोसेस के आसपास घूमता है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी लाइफ प्रोसेस को अच्छी तरह से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली लाइफ प्रोसेस से, जो कि है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर डेली एक्टिविटीज, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग देयर टिश्यूज। मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए, ताकि वो अपने टिश्यूज को बिल्ड और रिपेयर कर सके। यहाँ पर एक टर्म है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जो लिविंग बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जो कि है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। तो इट इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से खाना बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो अब हम समझते हैं दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन को, जो कि है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। मतलब कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अमाइबा एक्सेट्रा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स अपने फूड के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स, मीट एक्सेट्रा। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशन प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से खाना बनाते हैं, ये तो हम जानते हैं, पर यहां हमें उस प्रोसेस को देखना है कि प्लांट्स एक्चुअल में खाना कैसे बनाते हैं। तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। तो द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो चलिए अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2 in the presence of chlorophyll and sunlight। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं और उसके साथ ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो अब हम देखते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो हमें कौन कौन से इवेंट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले जो लाइट एनर्जी जो कि सनलाइट से आ रही होती है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। उसके बाद दूसरा जो इवेंट है वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है तो वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। और तीसरा जो इवेंट है वो है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो वाटर के स्प्लिट होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाती है। अब रिडक्शन क्या होता है ये तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है
और वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रहा है। तो इन इवेंट्स को देखने के बाद आपको फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स तो समझ में आ गए होंगे। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट। तो दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल। इट्स कंटेंट क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक स्मॉल ऑर्गेनेल होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसमें कि क्लोरोफिल भरा होता है। तो गाइज आपको ये याद रखना है कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट सेल में पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए अब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं ये तो आप पहले ही समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं: सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, उसे हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से खाना बनाते हैं उन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई एक्सेट्रा। ये जो है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से खाना बनाते हैं। इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो दूसरा टाइप है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड डिराइव फूड फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम। मतलब ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं बिना उसको मारे। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन पर रहकर जो छोटे छोटे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से खाना बनाते हैं उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि मॉस्किटो, लाइस, ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपने खाने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि मॉस्किटो ह्यूमंस पर और कुछ पेट एनिमल्स पर, और लाइस भी ह्यूमंस और पेट एनिमल्स का खून चूसकर अपना खाना बनाते हैं। और तीसरा जो टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म लिक्विड या सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल का इंजेशन करते हैं, यानी कि खाते हैं, उसके बाद उस खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसे एनर्जी लेते हैं, फिर जो वेस्ट बनता है उसे बाहर निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम समझते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कुछ एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अमीबा होता है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अमीबा जो है वो अपना खाना होलोजोइक न्यूट्रिशन से बनाता है और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसलिए अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है वो अदर ऑर्गेनिज्म से काफी अलग देखने को मिलता है, क्योंकि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की सारी प्रोसेस एक सिंगल सेल के अंदर होती है। तो अमीबा जो है वो एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। तो अमीबा जब भी कोई खाने वाली चीज को देखता है तो वह फ्लोएट करते हुए उसके पास जाता है, और अमीबा के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर। वो अमीबा के फॉल्स पैरों का काम करता है। तो जब भी कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो अमीबा सूडोपोडिया की हेल्प से उस फूड मटेरियल को इंगल्फ कर लेता है, मतलब घेर लेता है और उसे अपने अंदर ले लेता है। और इस फूड मटेरियल को अमीबा अपने टेम्पररी स्टोमक यानी कि फूड वैक्यूल में भेज देता है, जहां पर उस फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे अमीबा अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए इस्तेमाल करता है। और लास्ट में जो वेस्ट बचता है उसे अमीबा ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर बाहर फेंक देता है। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। इजेशन का मतलब होता है अनयूज्ड सब्सटेंस को बाहर निकालना। तो अब हम एक और ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन को समझते हैं जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसमें कि 5 प्रोसेस होती हैं, जो कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रेशन। तो चलिए समझते हैं इनको। तो सबसे पहले हम फूड को अपने हाथों से अपने मुंह में रखते हैं और इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। और जैसे ही खाना मुंह में पहुंचता है वहीं से डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जब खाना मुंह में पहुंचता है तो हमारे जो टीथ होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, वो फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं
उसके बाद जो हमारे माउथ में टंग होती है वो फूड को टेस्ट करती है और फूड को माउथ के अंदर रोटेट करती है। और उसके बाद हमारे माउथ में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, वो सलाइवा प्रोड्यूस करती है जिसमें कि सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि फूड में प्रेजेंट कुछ स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। और यहाँ तक जो प्रोसेस हो रही है वो हमारे माउथ के अंदर हो रही है। जब फूड को चबा लिया जाता है और उसमें प्रेजेंट कुछ स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो जो फूड होता है वो ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। ये जो है वो फूड को स्टोमक में पुश करता है और जिस मूवमेंट से ये ईसोफेगस फूड को पुश करता है वो मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बेसिकली इट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप। मतलब कि फूड पाइप की बॉल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो कि फूड को स्टोमक में पुश करने में मदद करता है। तो यहाँ पर फूड जो है वो ईसोफेगस के द्वारा माउथ से स्टोमक में आ जाता है। तो स्टोमक जो है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है और जब फूड स्टोमक के अंदर आ जाता है तो स्टोमक में जो ग्लैंड होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं और जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो 3 सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि है एचसीएल, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन तीनों सब्सटेंस का डाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है। तो जो एचसीएल है वो जर्म्स को किल करता है जो कि फूड के साथ बॉडी में एंटर हो जाते हैं, और दूसरा काम होता है एचसीएल का मीडियम को एसिडिक करना, जिससे पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि पेप्सिन तभी डाइजेस्ट कर पाएगा जब एसिडिक मीडियम होगा। तो बेसिकली पेप्सिन भी एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। तीसरा जो जूस है वो है म्यूकस। तो म्यूकस जो है वो स्टोमक को एचसीएल के हार्मफुल इफेक्ट से प्रिवेंट करता है। अगर म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो एचसीएल जो है वो हमारे स्टोमक की बॉल्स को डैमेज कर सकता है। और फूड जो है अब वो तीनों गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होने के बाद स्टोमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जो कि एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जो कि एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, तो जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 चीजें रिसीव होती हैं। पहली है लीवर से वाइल और पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस। और ये जो वाइल है इसके अंदर 2 चीजें आती है, वाइल जूस और बाइल सॉल्ट। ये दोनों जो चीजें फिर गैल ब्लैडर में स्टोर रहती है। जो वाइल जूस होता है वो फूड को एल्कलाइन यानी कि बेसिक कर देता है, क्योंकि जब फूड स्टोमक से आता है तो वह एसिडिक होता है। और पैनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, जो कि सिर्फ बेसिक मीडियम में ही काम करता है। और जो वाइल सॉल्ट होता है वो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, और इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। फूड पर बाइल जूस और बाइल सॉल्ट के एक्शन के बाद जो पैनक्रियास जो है वो एक पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें 3 चीजें आती है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। तो जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है वो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि कुछ स्टार्च तो मुंह में पहले ही डाइजेस्ट हो चुका था। और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है, और जो लिपेज होता है वो फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बॉल्स होती हैं उसमें भी बहुत सारी वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती हैं। और जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें भी वेरियस नंबर्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। तो डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड प्रोसेस की ओर, जो कि है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होती है। तो जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो वह वाटर सोल्यूबल हो जाता है और काफी छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। तब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बिलाई होती है, अब आप सोच रहे होंगे कि बिलाई क्या होती है, तो बिलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। तो बिलाई जो है वो फूड को एब्जॉर्ब करती है और उस एब्जॉर्ब फूड को ब्लड वेसल को सप्लाई कर देती है। तो एब्जॉर्प्शन के समझने के बाद अब हम समझते हैं चौथी प्रोसेस को, जो कि है एसिमिलेशन, मतलब कि एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी लेना। तो जब फूड ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वह हमारी हर एक सेल तक पहुंचता है और जिससे सेल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो अब एक सवाल आता है कि क्या हम जितना खाना खाते हैं उस पूरे खाने को यूटिलाइज कर पाते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर उस खाने का क्या होता है? तो जो वेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में बचता है जिसे हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती, वो वेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, जहां पर जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो बॉल्स होती हैं वो उस वेस्ट मटेरियल से काफी वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं।
और जो रेस्ट सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरे टाइप की लाइफ प्रोसेस को, जो कि है रेस्पिरेशन। तो हम लोग तो रेस्पिरेशन का मतलब केवल सांस लेना समझते हैं, पर एक्चुअली में रेस्पिरेशन सांस लेने के साथ साथ कुछ और भी होता है। तो आइए जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं द प्रोसेस विच ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व ब्रीथिंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी एंजाइम की प्रेजेंस में एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और इसमें ब्रीथिंग भी शामिल होती है, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तभी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगी। और जो फूड होता है वो मोस्टली ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, इसलिए रेस्पिरेशन में मोस्टली जो एनर्जी रिलीज होती है वो ग्लूकोज से होती है। तो आइए जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने स्टेज में होता है। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 स्टेजेस में होता है, जो कि है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनहेल करता है, मतलब अंदर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, मतलब बाहर निकालता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दूसरा जो स्टेप होता है वो है गैसेस एक्सचेंज। तो इस स्टेप में ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में पहुंच जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से लंग्स में डिफ्यूज हो जाती है। और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा की हेल्प से होता है, जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट रहती है। तो अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन की दूसरी स्टेज को, जो कि है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज आर्टेरियल ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में होता है। अब हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। तो इट इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस में काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक टर्म आया है एटीपी। तो चलिए समझते हैं कि एटीपी क्या होती है। तो एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है वो एनर्जी की करेंसी होती है। हर एक सेल की जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में वो एटीपी के मॉलिक्यूल बनने के लिए होती है। तो अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन को समराइज करके देखते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया तक चलती है। तो अब आप इस रिएक्शन को देखिए। ग्लूकोज गिव्स पायरोवेट प्लस एनर्जी इन साइटोप्लाज्म and pyruvates gives carbon dioxide plus water plus 38 ATP energy in the presence of oxygen in mitochondria। तो सबसे पहले जो फूड है या हम कहें ग्लूकोज जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है और वहां पर वो पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो पायरोवेट जो है वो लिविंग सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है क्रेब्स साइकिल के थ्रू, और इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3। तो अब आप लोग कहोगे क्रेब्स साइकिल क्या होती है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो पायरोवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन और वाटर को फॉर्म करता है और साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है। ये जो प्रोसेस है इसमें एटीपी के 38 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जिसे हमारी बॉडी यूज करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। और दोस्तों ये जो सारी रिएक्शन है वो सेल के अंदर हो रही है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं रेस्पिरेशन के दूसरे टाइप को, जो कि है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इट इज द इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकरिंग इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में, और इस प्रोसेस में काफी कम एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल एक्सेट्रा। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके आधार पर इसे 2 फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। पहला है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस के अंदर जो शुगर होती है उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। ये जो प्रोसेस है इसका इस्तेमाल बियर, वाइन और चीज बनाने के लिए किया जाता है।
और ये जो प्रोसेस है वो मेनली ईस्ट में देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के रिएक्शन को देखते हैं। तो अब आप रिएक्शन को देखिए। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और उसके बाद पायरोवेट जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो कि होती है एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में काफी कम एनर्जी रिलीज होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा जो फॉर्म है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर शुगर जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है ऑक्सीजन की कमी में। फॉर एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया हु टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड्स, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि दूध को दही में जमा देते हैं। तो दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी हम लंबे समय तक हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में पेन होने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे मसल्स में जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो पायरोवेट में चेंज हो जाता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है। पायरोवेट फॉर्म होने के बाद जो मसल सेल्स होते हैं उनमें कम ऑक्सीजन होने के कारण लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है और लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जो कि होती है 2 ATP। तो अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे आपको ये तो पता चल चुका होगा कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं है, प्लांट्स जो है वो सांस भी लेते हैं और एनर्जी भी रिलीज करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन 2 फेजेस में करते हैं, जिसमें से पहला फेज है ब्रीथिंग या गैसेस एक्सचेंज और दूसरा फेज है रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जो प्लांट्स होते हैं उसके 3 पार्ट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है और वो 3 पार्ट्स है लीव्स, स्टेम और रूट्स। तो प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनमें टिनी पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। और इनके आसपास गार्ड सेल पाए जाते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। और जो स्टोमेटा होता है वो सभी लीव्स में पाया जाता है जो कि गैसेस को एक्सचेंज करता है। इसी के साथ जो प्लांट्स की स्टेम होती है उसमें भी छोटे छोटे लेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें भी रूट्स हेयर प्रेजेंट्स होते हैं जो कि डिफ्यूजन की प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो ये थे टोटल 3 तरीके प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज के, या हम कह सकते हैं ब्रीथिंग के। तो अब हम देखते हैं कि जब प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वो एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान प्लांट्स की सेल में जो ग्लूकोज होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फॉर्म होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। ऐसे हम इस रिएक्शन के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आप इस रिएक्शन को देख सकते हो जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना रहा है और साथ में एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है और ये जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होती है। तो आप सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हम रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस को हम इसी डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एयर जो है वो हमारे नॉस्ट्रिल से एंटर करती है और जब एयर हमारे नॉस्ट्रिल में एंटर करती है तो नॉस्ट्रिल जो है वो एयर को फिल्टर करता है और डस्ट पार्टिकल को लंग्स में पहुंचने से रोकता है। उसके बाद एयर जो है वो हमारे फेरिंग्स और लैरिंग्स की हेल्प से ट्रैकिया में पहुंच जाती है, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया जो है वो एयर को लंग्स तक पहुंचाता है। तो लंग्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्बुलाई। तो ट्रैकिया जो है वो एयर को ब्रोंकाई तक पहुंचाता है, उसके बाद एयर ब्रोंकियोल्स में पहुंचती है और उसके बाद एयर फाइनली एल्बुलाई में पहुंच जाती है। तो यहां तक जो प्रोसेस आपने देखी इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन ऑफ एयर, मतलब कि एयर को अंदर लेना। तो जब एयर एल्बुलाई के अंदर पहुंच जाती है तो हमारी चेस्ट कैविटी एयर से फिल हो जाती है और हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाती है, मतलब कि चौड़ी हो जाती है, जैसा कि हम महसूस भी करते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं। तो हमारी चेस्ट एक्सपेंड हो जाती है यानी कि बड़ी हो जाती है।
अब हम देखते हैं कि जब इनहेलेशन हो जाता है तो उसके बाद एयर का एल्वुलाई के अंदर क्या होता है। तो एल्वुलाई जो होती है वो रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज की साइट होती है। तो इनहेलेशन के बाद दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि एल्वुलाई में होती है। तो गैसेस के एक्सचेंज को समझने के लिए हमें एल्वुलाई के डायग्राम को देखना पड़ेगा। तो एल्वुलाई जो है वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। और जो एल्वुलाई की वॉल्स होती हैं वो ब्लड वेसल से कनेक्ट रहती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। तो अब आप समझो कि जो एल्वुलाई है उसके अंदर जो गैस है वो है ऑक्सीजन, और ब्लड वेसल्स जो कि एल्वुलाई से कनेक्ट है उसमें ब्लड्स के साथ साथ कौन सी गैस फ्लो हो रही है, CO2। तो जो एल्वुलाई की जो वॉल्स होती हैं वो काफी थिन होती हैं। तो एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं उसके द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, और ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वुलाई में पहुंच जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारी एल्वुलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है तो ऑक्सीजन का क्या होता है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है तो वह हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट बना लेती है, जिसके बाद ब्लड इनको डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज तक लेकर जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को हर एक सेल्स और टिश्यूज के अंदर लेकर जाता है। तो इसके आगे जो प्रोसेस होती है वो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। तो अब हम वापस एल्वुलाई की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में है वो बॉडी से बाहर कैसे निकलती है। तो जब ऑक्सीजन बॉडी में एंटर हो जाती है तो CO2 जो है वो एल्वुलाई से ट्रैकिया में पहुंच जाती है, और उसके बाद CO2 जो है वो नॉस्ट्रिल के द्वारा बाहर निकल जाती है, और इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। और जब CO2 बॉडी से बाहर निकलती है तो जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कि सिकुड़ जाती है। तो अभी जो आपने 3 प्रोसेस देखी, इनहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सहेलेशन, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही जल्दी जल्दी चलती है, और ये तीनों मिलकर ह्यूमंस के अंदर। तो अब हम समझते हैं तीसरी लाइफ प्रोसेस को, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना। तो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो कुछ यूजफुल और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बॉडी के हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें सब्सटेंस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन 2 सिस्टम से होता है, जिसमें से पहला है ब्लड और दूसरा है लिम्फ, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लड के बारे में कि जो ब्लड है इसमें होता क्या है, ये कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है। या सिंपली हम कह सकते हैं, हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड जो है वो बेसिकली किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो ब्लड मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो अब हम इन चारों कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है। स्ट्रॉ कलर मतलब येलोइश कलर, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जिसमें 90 से लेके 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन भी पाए जाते हैं। और जितने बचे हुए कंपोनेंट्स हैं जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स, वो सब प्लाज्मा में डिसॉल्व रहते हैं। तो अब हम समझते हैं ब्लड्स के नेक्स्ट कंपोनेंट को, जो कि है RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, जिन्हें हम एराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, जो कि शेप में बाइकॉन्केव होते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही कोई और सेल ऑर्गेनेल्स होती है। और RBC के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन रिच पिगमेंट पाया जाता है, जो कि है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काफी मदद करता है। तो अब हम समझते हैं ब्लड के तीसरे कंपोनेंट को, जो कि है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये जो है वो फेगोसाइटिक सेल होते हैं, जो कि बॉडी की हेल्प करते हैं इन्फेक्शन से फाइट करने में, और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल फॉरेन मटेरियल से। तो अब हम देखते हैं ब्लड के चौथे कंपोनेंट को, जो कि है प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो है क्लोटिंग ऑफ ब्लड, मतलब कि खून का थक्का जमना।
आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारे चोट लग जाती है या फिर छोटा मोटा कट लग जाता है तो उस जगह से खून निकलने लगता है, लेकिन जो ब्लड निकलता है वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही निकलना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्लॉट फॉर्म कर लेती हैं, जैसे ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ब्लड के बारे में तो हमने समझ लिया और ये भी जान लिया कि ब्लड बॉडी में फ्लो होता है, लेकिन ब्लड जो है वो बॉडी में अपने आप ही तो फ्लो नहीं होता होगा ना। तो बॉडी में कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन तो होता ही होगा जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता होगा। तो जो ऑर्गन पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है वो होता है हार्ट। तो हार्ट जो है वो ब्लड को ब्लड वेसल के थ्रू पंप करता है। तो चलिए अब हम हार्ट के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कार्डियक मसल से बना होता है। कार्डियक मसल जो है वो स्पेशल मसल्स होती हैं जो कि सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं, और हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड रहता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। वो तो केवल लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा टिल्टेड होता है, मतलब कि झुका हुआ होता है। तो अब हम हार्ट की एनाटॉमी को देखते हैं, मतलब ये देखते हैं कि जो हार्ट होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए। तो ये डायग्राम उस कंडीशन का है जब हमने हार्ट को दो हिस्सों में काट दिया। तो ये जो हार्ट के आसपास वाले मसल्स हैं वो है कार्डियक मसल, क्योंकि हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 चैम्बर्स दिख रहे होंगे। तो जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उन्हें एट्रियम बोला जाता है, और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ये जो हार्ट में ऊपर की राइट साइड में जो चैम्बर है वो है राइट एट्रियम, और लेफ्ट में जो चैम्बर है वो है लेफ्ट एट्रियम, और नीचे की साइड ये वाला जो चैम्बर है वो है राइट वेंट्रिकल, और ये वाला जो चैम्बर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो गाइज आपको यहाँ पर एक लेयर दिख रही होगी। ये जो लेयर है वो इस ट्यूब के पीछे भी है। इस लेयर को सेप्टा बोला जाता है। तो ये जो है वो बेसिकली पार्टीशन है। अब आप कहोगे कि कैसा पार्टीशन है? तो ये जो है वो है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। तो ये हो गया हार्ट का राइट पोर्शन, और ये है लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हो गया हार्ट का लेफ्ट पोर्शन। तो जो सेप्टल लेयर होती है वो राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन के बीच में लेयर होती है, जो कि राइट पोर्शन के मटेरियल को लेफ्ट में जाने से और लेफ्ट पोर्शन के मटेरियल को राइट में जाने से रोकती है। तो गाइस यहाँ पर जो आपको चीज दिख रही है वो है वाल्व। तो वाल्व क्या होती है? तो वाल्व एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी लिक्विड को वन वे फ्लो अलाउ करती है। जैसे कि मान लो राइट एट्रियम में कोई फ्लूइड है तो वो वेल्व की मदद से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेकिन वो दोबारा ऊपर राइट एट्रियम में नहीं जा पाता है। तो हार्ट जो होता है उसमें टोटल 4 वेल्व होते हैं, और ये सब जो है वो वन वे फ्लो को अलाउ करते हैं। तो चारों वाल्व इस जगह पर होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ये जो आपको दिख रही है वो है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि इम्प्योर ब्लड को फ्लो करती है, और ये है पल्मोनरी वीन जो कि प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। और हमारा जो हार्ट होता है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और उसे शेप देती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, और ये ब्लड बीन्स में फ्लो होता है। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद जो वाल्व होती है वो ओपन हो जाती है और हार्ट एक्सपेंड हो जाता है और ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड के पहुंचने के बाद जो वाल्व होती है वो बंद हो जाती है और हार्ट फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, जिससे जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचा देते हैं। लंग्स में ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचा था वो अब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है पल्मोनरी वीन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड के आने के बाद वह वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। उसके बाद उस ब्लड को सभी बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है अरोटा के थ्रू। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ब्लड होता है वो हार्ट में 2 बार सर्कुलेट होता है। तो ब्लड की हार्ट में 2 बार सर्कुलेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो चलिए इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं।
तो ये आपको ऊपर जो ऑर्गन दिख रहा है वो लंग्स है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। और आपको जो हार्ट से ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल दिख रही है वो है पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है। और ये जो आपको रेड कलर की ब्लड वेसल दिख रही है जो कि लंग्स से हार्ट को कनेक्ट कर रही है, यह है पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक ले जाती है। और ये वाली ब्लड वेसल जो आपको दिख रही है ये है अरोटा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। और ये वाली जो ब्लड वेसल है वो है वेना कैवा, जो कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती है। तो इसी तरह से डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में कंटिन्यू चलती रहती है। और ये जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट होती है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ये बेसिकली एक पाइप की तरह काम करती है जिनसे कि ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है। तो हमारी बॉडी में मेनली 2 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो कि है आर्टरीज और बीन्स। तो पहले हम समझते हैं आर्टरीज को। तो दीज आर द थिक ब्लड कैपिलरीज विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन अवर बॉडी। दीज आर रेड इन कलर। मतलब कि जो ये आर्टरीज होती हैं वे थिक ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ये रेड कलर की होती हैं। लेकिन जो आर्टरीज होती है उनमें एक एक्सपेक्शन होता है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी का। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरी ब्लड वेसल्स को, जो कि है बीन्स। तो दीज आर द थिन ब्लड कैपिलरीज विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन द बॉडी। दीज आर ब्लू इन कलर। मतलब कि ये थिन ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन जो बीन होती है उनमें भी एक्सेप्शन होती है, जो कि है पल्मोनरी बीन, जो कि एकमात्र ऐसी बीन होती है जो कि बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पर हमारा ब्लड के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो खत्म होता है। तो अब हम समझते हैं हमारी बॉडी के दूसरे ट्रांसपोर्टेशन को, जो कि है लिम्फ का। तो लिम्फ जो है वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड होता है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि जो लिम्फ होता है वो फॉर्म कैसे होता है। तो हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कनेक्शन फॉर्म करती हैं आर्टरीज और बीन्स के बीच में। और जो कैपिलरीज का मेन फंक्शन होता है वो है ब्लड्स और टिश्यू सेल्स के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज करना। तो कैपिलरीज की जो बॉल्स होती हैं उनके पोर्स में से कुछ अमाउंट में प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड के सेल निकल जाते हैं टिश्यू के इंटरसेल्यूलर स्पेस में, जो कि लिम्फ फॉर्म करते हैं। और लिम्फ जो है वो कलरलेस फ्लूइड होता है, मतलब लिम्फ का कोई कलर नहीं होता है। तो अब हम लिम्फ के कुछ फंक्शंस को देखते हैं। तो लिम्फ के 2 मेन फंक्शन होते हैं। तो पहला है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। मतलब लिम्फ जो है वो हमारे इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करता है और उसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा फंक्शन है इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म। मतलब कि जो टिश्यूज में एक्सेस मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो टिश्यू में जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो लिम्फ उस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है। तो इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन खत्म हो जाता है, जिसमें कि हमने ब्लड और लिम्फ, जो कि दोनों ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड होते हैं बॉडी के, उनके बारे में पढ़ा। तो अब हम समझते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो टिश्यू करते हैं। और 2 टाइप के टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिनका नाम है जाइलम एंड फाइलम। इन दोनों के बारे में आपने क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन दोनों टिश्यूज को। तो सबसे पहले हम समझते हैं जाइलम टिश्यू को। तो जाइलम आर द टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स दैट कैरीज वाटर एंड फूड अपवर्ड फ्रॉम द रूट। तो जाइलम ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट्स में फूड और वाटर को रूट से ऊपर की ओर ले जाते हैं। एंड इट्स अलाउ ओनली यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट एंड इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स। मतलब कि जो जाइलम है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट को अलाउ करता है, और ये सिर्फ ऊपर की ओर ही ट्रांसपोर्ट करता है। एंड इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब कि जो जाइलम होता है वो ट्रांसपिरेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स।
मतलब कि ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में प्लांट्स के एरियल या ऊपर वाले पार्ट से। इस प्रोसेस में जो लीव्स होती हैं वो एक वैक्यूम क्रिएट करती हैं जिससे वाटर ऊपर की तरफ फ्लो करता है और लीव्स के स्टोमेटा से वो वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाता है। तो अब हम समझते हैं दूसरे टाइप के ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू की, जो कि है फाइलम। तो फाइलम आर द टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब फाइलम एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि लीव्स में जो खाना बनता है उसे प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं उन तक पहुंचाता है और इट अलाउज बाय डायरेक्शनल फ्लो। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। यानी कि जो फाइलम होता है वो बाय डायरेक्शनल फ्लो अलाउ करता है जिससे फूड अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो जो फाइलम होता है वो ट्रांसलोकेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है ट्रांसलोकेशन। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मतलब कि फूड का लीफ से प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होना, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी तीसरी लाइफ प्रोसेस जो कि है ट्रांसपोर्टेशन, वो खत्म होती है। तो अब हम समझते हैं चौथी और आखिरी लाइफ प्रोसेस को, जो कि है एक्सक्रीशन। तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उन्हें बॉडी से रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जनरेट होते हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है वो 3 टाइप का होता है, जो कि है डाइजेस्टिव वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो डाइजेशन की प्रोसेस में फॉर्म होता है और इसके बारे में हम न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं। और जो रेस्पिरेटरी वेस्ट होता है वो रेस्पिरेशन में फॉर्म होता है। तो जो रेस्पिरेशन होती है उसमें CO2 फॉर्म होती है जो कि लंग से होती है, हमारे मुंह से या नाक से निकल जाती है। ये भी हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कि हमारे ब्लड में डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर एक्सेट्रा। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो इन्हें कैसे बाहर निकाला जाएगा, इसी के बारे में हम इस एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। इसे हम डायग्राम की हेल्प से काफी अच्छे से समझते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं किडनी का पेयर, यानी कि 2 किडनी और 2 यूरेटर्स और 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। तो अब हम इन चारों के फंक्शंस को समझते हैं, उसके बाद हम इन्हें डायग्राम से भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम किडनी को समझते हैं। तो किडनी इज अ रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर रेट्रोपेरिटोनियल रीजन ऑफ द एब्डोमेन, whose मेन फंक्शन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन कलर की एक बीन शेप्ड ऑर्गन होती है जो कि एब्डोमेन के रेट्रोपेरिटोनियल रीजन में लोकेटेड रहती है। रेट्रोपेरिटोनियल रीजन का मतलब कि एब्डोमेन के पीछे वाला एनाटॉमिकल स्पेस। और किडनी का मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट को रिमूव करना हमारी बॉडी से। तो हमारी 2 किडनी होती है। तो किडनी के बाद जो अगला ऑर्गन होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो है यूरेटर्स। तो यूरेटर्स भी पेयर में होते हैं, यानी कि 2 यूरेटर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो यूरेटर्स आर 2 थिन ट्यूब विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ए यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर्स जो है वो 2 पतली ट्यूब्स होती हैं जो किडनी में जो यूरिन फॉर्म होता है, जो कि ब्लड का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे ट्रांसफर कर देता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें यूरिन जो है वो टेम्पररी स्टोर रहती है। लास्ट ऑर्गन है यूरेथ्रा। तो इट ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। तो यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर रहती है उसे बॉडी से बाहर निकालती है। तो चलिए अब हम इस पूरी प्रोसेस को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये जो लेफ्ट और राइट साइड में जो बीन शेप्ड ऑर्गन दिख रहे हैं वो है किडनी। तो जो किडनी है इसके अंदर ब्लड आता है रीनल आर्टरीज के थ्रू, जो कि ये अरोटा आपको दिख रहा है इससे कनेक्टेड होती है और ये आपको रेड कलर की दिख रही है।
तो दोनों किडनी में जो ब्लड है वो रीनल आर्टरी से आता है। तो जब किडनी में ब्लड आ जाता है तो किडनी उस ब्लड को फिल्टर कर देती है और उसमें जो वेस्ट बनता है यूरिन उसको अलग कर देती है। और जो ब्लड फिल्टर हो चुका है वो रीनल वीन जो कि वेना केवा से कनेक्टेड होती है, जो कि आपको ब्लू कलर की दिख रही है, उससे वापस चला जाता है। तो अब ब्लड तो फिल्टर होकर वापस चला गया, तो जो वेस्ट या यूरिन बनता है वो इस वाली पाइप से जो कि है यूरेटर, उससे यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। और जो यूरेटर है वो दोनों किडनी से कनेक्ट रहता है यूरिनरी ब्लैडर तक। तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के आने के बाद वो वहां पर टेम्पररी स्टोर रहता है, उसके बाद वो यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो प्रोसेस होती है वो खत्म होती है। आपने पढ़ा कि जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि आखिर किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वो ब्लड को फिल्टर करती है। तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो हर एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब which is connected to duct and a cup shaped structure that is Bowman capsule। मतलब कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी की एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसमें कि एक ट्यूब होता है जो कि डक्ट से कनेक्टेड होता है और ये कप शेप की स्ट्रक्चर से भी कनेक्टेड होता है जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। तो बोमन कैप्सूल जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को कलेक्ट करता है। उसके बाद नेफ्रॉन का अगला पार्ट है हेनलेज लूप। तो हेनले लूप जो होता है वो लॉन्ग यू शेप्ड पोर्शन होता है जो कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद यूरिन जो है वो डक्ट के थ्रू यूरेटर में एंटर हो जाती है और वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाती है। तो चलिए नेफ्रॉन के अंदर की पूरी प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है बोमन कैप्सूल और ये जो वोमन कैप्सूल है वो कनेक्ट होता है इस वाली येलो ट्यूब से। और इन ट्यूब्स के आसपास जो आपको रेड और ब्लू कलर की स्मॉल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये है ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लू वाली है वो है रेनल वीन और जो रेड वाली है वो है रेनल आर्टरी। उसके बाद ये ट्यूब जो है वो कनेक्ट होती है डक्ट से। तो अब आप देखिए यहाँ पर इस डक्ट से एक नेफ्रॉन कनेक्ट है और ऐसे ही यहाँ पर दूसरा नेफ्रॉन कनेक्ट है और यहाँ पर अगले ऐसे ही काफी सारे नेफ्रॉन डक्ट पर कनेक्ट है। तो सबसे पहले जो रीनल आर्टरी होती है उससे ब्लड जो है वो बोमन कैप्सूल में पहुंचता है। वहां पर ब्लड जो है वो फिल्टर होता है और यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इनको इन ट्यूब से हेनले लूप तक पहुंचाया जाता है। हेनले लूप के अंदर जो बोमन कैप्सूल में ब्लड फिल्टर हुआ है उससे ग्लूकोज और अमीनो एसिड और जो यूरिन है उससे वाटर रीअब्सॉर्ब होता है और जो बचा हुआ जो वेस्ट होता है वो इस ट्यूब से डक्ट में आ जाता है। उसके बाद यूरिन डक्ट के थ्रू यूरेटर में पहुंच जाती है और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस वो खत्म हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें 3 टाइप्स का वेस्ट फॉर्म होता है, जो कि है गैसियस वेस्ट जिसमें कि ऑक्सीजन और CO2 आती है जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फॉर्म होती है। दूसरा है लिक्विड वेस्ट जिसमें कि वाटर आता है और तीसरा है सॉलिड वेस्ट जो कि प्लांट्स की लीव्स और बार्क्स में स्टोर हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि प्लांट्स इन वेस्ट को रिमूव कैसे करते हैं। तो प्लांट्स जो गैसेस वेस्ट होते हैं उन्हें स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और जो लिक्विड वेस्ट होता है जो कि वाटर होता है वो प्लांट्स उसे भी स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से रिमूव कर देता है। इसके अलावा प्लांट्स अपनी ओल्ड लीव्स और बार्क्स को अपनी बॉडी से अलग करके जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो दोस्तों अब हमने चारों लाइफ प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्लास 10th की साइंस की वीडियोस और आगे देखने के लिए।